ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया। पीएम मोदी को दी गई गाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गाली के खिलाफ बुलाए गए बंद में कैसे गालियों की खुली छूट थी, इसकी वीडियो रिपोर्ट आपके लिए होगी। एनडीए की सरकार, एनडीए के मंत्री और बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी, यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्या कह दिया कि गठबंधन में दरार वाला प्रदर्शन शुरू हो गया, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तीसरी खबर में बात दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा के बयान की होगी, जिन्हें दिल्ली में बाढ़ नहीं दिख रही। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सड़कों पर पानी नहीं है, हम मंत्री जी को दिल्ली की बाढ़ के दर्शन कराएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट डूबता पंजाब, जहां यूपी की योगी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आज एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर के खिलाफ यूपी में जगह जगह प्रदर्शन किया। गोरखपुर में ओपी राजभर का एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। उन्नाव में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राजभर के खिलाफ नारेबाजी की। महोबा में भी राजभर के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। बलिया की तस्वीरें भी देखिए, यहां भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया था। उनके इसी बयान को लेकर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। जातिवादी गुंडा ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ हर जगह से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, इस्तीफा दो, ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से हटाओ। ओम प्रकाश राजभर जात के आधार पर बना हुआ मंत्री है और वह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोला है। उत्तर प्रदेश सरकार को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कहीं उनके घर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं उनका पुतला जलाया जा रहा है। एबीवीपी ने उत्तर प्रदेश के कोने कोने में राजभर के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि राजभर की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दरअसल बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा था। एबीवीपी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता रद्द होने के बाद भी एडमिशन लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। इसी मुद्दे पर बात करते हुए एक इंटरव्यू में ओपी राजभर ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। देश में कानून है, कानून का राज है। उन लोगों को शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, अपनी बात सिस्टम में आके कहना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ओपी राजभर के गुंडा वाले बयान ने बीजेपी के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को गुस्से से भर दिया था, जिसके बाद कल रात लखनऊ में राजभर के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी। रात के बाद दिन निकला तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फिर विरोध का झंडा बुलंद कर दिया और आज बलिया, झांसी, गोरखपुर, महोबा समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इन प्रदर्शनों की गूंज सरकार के कानों तक भी जरूर पहुंची होगी। इस बीच राजभर के बेटे ने कहा है कि उनके घर पर पत्थर फेंके गए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से कल रात्रि को आवास पर पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुआ और दीवार फाड़ने का प्रयास किया गया, गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, यह कभी भी ऐसा व्यवहार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं रहा है। इस मामले पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। इसी बीच संजय निषाद राजभर के साथ आ गए हैं। आज के दिन में उनके किसी बयान को लेकर किसी को अगर आपत्ति थी तो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए, लेकिन ये विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उसकी जांच के आदेश दे दिया है।
किसी को भी कम से कम जब एक चीज की जांच होगी मर्यादा रखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज का मामला अभी तक यूपी पुलिस और एबीवीपी के बीच था, लेकिन अब ये मामला ओपी राजभर और एबीवीपी के बीच हो गया है। अब अगर एबीवीपी ओम प्रकाश राजभर जी के घर पे हमला करता है, पथराव करता है, ईंटा पत्थर फेंकता है, बगैर सरकार की मर्जी से ये हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के ऐसा कोई काम हो सकता है? ओम प्रकाश राजभर जी तो गाली देने के लिए ही जाने जाते हैं, किसी को माँ की, किसी को बहन की और किसी को गुंडा कहने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये आपस में भिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो कहां जाएं। एबीवीपी के छात्र राजभर के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया रण शुरू हो गया। दिल्ली में उफनती यमुना दिल्ली वालों को डरा रही है। यमुना के बढ़ते जलस्तर से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। यमुना नदी का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। इतना ही नहीं, सीएम दफ्तर तक यमुना का सैलाब पहुंच गया है। शमशान घाटों में पानी भर गया है। हालात इतने खराब है कि लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली वाले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से बाढ़ आई है, उसे देखकर लगता है कि दिल्ली में बोट टैक्सी चला देनी चाहिए, ताकि बाढ़ आते ही लोग बोट टैक्सी से अपनी जान बचा लें। दिल्ली में सरकार जरूर बदलती है, लेकिन हालात नहीं बदले। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश की राजधानी में नेता चुनाव के समय वोट तो लेने आते हैं, लेकिन जनता जब बाढ़ में फंसती है तो नेता गायब हो जाते हैं। नेता बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो पब्लिक की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ, लेकिन दिल्ली के बाढ़ और सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा को पानी ढूंढे नहीं मिल रहा है। दो 2023 में जब 208 पहुंचा था तो सारी दिल्ली में पानी आना शुरू हो गया। 209 मीटर तक भी आएगा तो भी दिल्ली में पानी नहीं घुसेगा। ये हमारा काम है। दिल्ली के बाढ़ और सिंचाई मंत्री को दिल्ली की सड़कों पर पानी नजर नहीं आ रहा। लगता है बाढ़ और सिंचाई मंत्री के चश्मे पर भी बारिश की बूंदें गिर गई हैं, इसलिए उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा है। अगर प्रवेश वर्मा को दिल्ली की सड़कों पर पानी नजर नहीं आ रहा तो हम उनको दिखा देते हैं। देखिए मंत्री जी, ये आपकी दिल्ली है जो डूबी डूबी है। यहाँ यमुना से लगती हुई बस्तियां तक डूब गई हैं और आप कह रहे हैं कि कहाँ है पानी। यहाँ दुकान, मकान, शमशान तक डूब गए हैं और आप कह रहे हैं कहाँ है पानी। अब भी नहीं दिख रहा तो अब देखते जाइए। हमारे संवाददाता आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। यमुना से लगते इलाकों की इस ड्रोन तस्वीर को देखेंगे तो पता नहीं लगा पाएंगे यमुना कहाँ है और सड़क कहाँ है। यमुना ने अपना दायरा फैलाकर सब बराबर कर लिया है। कश्मीरी गेट रिंग रोड पर सड़क पर पानी भर गया है। गाड़ियां कछुए की चाल चल रही हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने का असर अब दिल्ली के रिंग रोड पर दिख रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। सड़कों के दोनों तरफ आपको देखिए यमुना का पानी है, बगैर आगे मोनेस्ट्री है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ये सचिवालय है, यहीं से दिल्ली सरकार चलती है। इसी सचिवालय में दिल्ली के बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा भी बैठते हैं। सचिवालय की दहलीज तक बाढ़ का पानी आ गया है मंत्री जी, और आप कह रहे हैं कहाँ है पानी। दीवार के उस तरफ यमुना नदी है और दीवार के इस तरफ ये सचिवालय का हिस्सा है। जहां मैं खड़े हैं वहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली सचिवालय बना हुआ है। दीवार का आप हिस्सा देखिए, काफी जगह से इसमें छेद हो चुका है और पानी जो है वो फोर्स के साथ अंदर आ रहा है। सीमेंट के यहाँ पर बोरियां लगाई गई थी ताकि इस पानी को रोका जा सके, लेकिन सब नाकाफी साबित हो रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर से यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट,
गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाकों में पानी। यमुना के पानी ने यमुना बाजार के पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। घरों में भरे पानी की वजह से अब यहाँ से ज्यादातर लोग निकल चुके हैं। यमुना बाजार का ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं आपको अब जलमग्न होता हुआ दिख रहा होगा। आप देखिए कि पानी जो है वो घुटने तक है। तमाम जो रोजमर्रा के सामान हैं वो आपको जलमग्न दिखेंगे। सामान जो है देखिए तैरते हुए मिलेंगे। जिन इलाकों में पानी भरा है वहां दिल्ली सरकार ने राहत कैंप तो लगाए हैं, लेकिन आपदा से बचाने वाले राहत कैंप भी आफत बन गए। क्या ये तस्वीर आपने नहीं देखी प्रवेश वर्मा जी? कल जब हमने रिपोर्टिंग की थी तो यहाँ पर चहल पहल थी। तमाम सरकारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी। तमाम जो लोग थे वो शिविर में थे। लेकिन आज यमुना का पानी जब बढ़ा तो आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो शिविर हैं वो आपको खाली दिखेंगे। गीता कॉलोनी के शमशान घाट पे भी पानी भरा है। लकड़ियां तैर रही हैं, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार भी रुक गया है। ऐसा ही हाल सिविल लाइंस का है, जहां स्वामी नारायण मंदिर से लेकर बड़े बड़े बंगले और घर सब पानी से घिरे खड़े हैं। मदनपुर खादर में भी बाढ़ का कब्जा है। कल शाम तक हमने 171 बंदों को रेस्क्यू कर लिया गया है और हमें लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं। जनता परेशान है, लेकिन जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती प्रवेश वर्मा जी। हमने एक एक तस्वीर को आपके सामने रख दिया। अब काम आपको करना है। जिस जनता का वोट लेकर आप मंत्री बने हैं, उनको इस मुसीबत से बाहर निकालने का काम भी आपका और आपकी सरकार का ही है। बाकी आप जो सोचते हैं, सोचते रहिए। लोगों का जीवन किस कदर मुश्किल है ये आप देख सकते हैं। सतलुज का पानी जो है इस गांव में घुसा है और ये जो तमाम लोग जा रहे हैं ये राहत सामग्री लेने के लिए जा रहे हैं। ये बाढ़ के पानी में जो है वो फंस गए थे। अब इन लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने जो है वो बचाया है। तो दूर तक आप देखेंगे पानी ही पानी नजर आ रहा है। समंदर है यहाँ पे दरअसल बना हुआ और ये कांवा वाली पत्तन के उस पार पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते ये गांव हैं। करीब 3 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान का राज्य पंजाब पिछले 4 दशकों की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। पूरा देश टकटकी लगाए पंजाब से आने वाली तस्वीरों को देख रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि इस तबाही पर जल्द विराम लग जाए। लेकिन मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक है। पंजाब के कुछ नहीं बल्कि सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 1400 से ज्यादा गांव पानी में समाये हुए हैं। कुछ गांव में तो 15 से 20 दिनों से हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। एनडीआरएफ की बोट के जरिए गांव में फंसे लोगों तक खाना पीना और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन यकीन मानिए, जितना दिखाई दे रहा है तबाही उससे कहीं ज्यादा है। धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। न जाने कितने मवेशी बाढ़ में डूबने की वजह से मारे गए। जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। लेकिन संकट की इस घड़ी में भी पंजाब की जीवटता बरकरार है। मुश्किल हालात से लड़ता दिख रहा है पंजाब। ये दूसरी टूटने से हमारा पूरा गांव जो है बर्बाद हो गया। जिस दिन पानी टूटा तो उस दिन तकरीबन 15-15 फुट पानी हमारे गांव में चला गया। और देखो सामने मकान, वो कहाँ तक पानी पहुंचा है जी। और जो भैंस गाय से वो पूरे मर गए हैं। तो इस गांव में सारा संपर्क टूट गया। चारों तरफ जो है कोई रास्ता नहीं इस गांव में जाने के। वाहिगुरु वाहिगुरु चर्चा पास पढ़ना पड़ा पढ़ना कदा फड़। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां भैंसों का पूरा झुंड बाढ़ के पानी के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है।
बेजुबानों के साथ इंसान भी बह रहे थे जिन्हें मुश्किल से बचाया जा सका। कैसी बेबसी की तस्वीर है कि चाहकर भी इन मवेशियों को बहने से नहीं बचाया जा सका। स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर सिर्फ पंजाब में आई भयानक बाढ़ की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि जहन में खौफ भी पैदा करती है। इन गांवों में कितना गहरा पानी है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा बाकी है, तने का तो नामो निशान तक मिट चुका है। फाजिल्का में इस वक्त हम हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे जो फाजिल्का में ये कांवा वाली पत्तन है। कांवा वाली पत्तन में तकरीबन 14 गांव जो इस पत्तन से दूसरी तरफ पड़ते हैं, सतलुज में जो है दूसरी तरफ पड़ते हैं, ये गांव जो है दरअसल पूरी तरह से कटे हुए हैं। और इस वक्त हम बोट में हैं, एनडीआरएफ के बोट में हैं। एनडीआरएफ का बोट जो है यही एकमात्र जरिया है यहाँ इन गांवों तक पहुँचने का। हालात जो हैं यहाँ पे बड़े चिंताजनक हैं। तो दूर तक आप देखेंगे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये सतलुज है दरअसल फाजिल्का में, और कितने खतरनाक रूप में सतलुज है। दूर तक आप देखेंगे तो लोगों के घर नज़र आएंगे, चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। कैसी ज़िंदगी है इन लोगों की इस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कई किलोमीटर तक ऐसा ही मंजर है। पानी देखकर लगता है कि बाढ़ से प्रभावित इलाके में नहीं बल्कि समंदर की लहरों के बीच मौजूद हो। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार कैमरामैन अमित शर्मा के साथ एनडीआरएफ की एक बोट में सवार थे। वो बोट जो सतलुज नदी के पानी में डूबे गांव में लोगों की मदद के लिए जा रही थी, लेकिन इसी बीच हमें ये तस्वीर दिखाई देती है। गले तक डूबे हुए दो भाई दिखाई देते हैं। पास जाने पर पता चलता है कि एक के पास तो ट्यूब का सहारा था, लेकिन दूसरा किसी तरह ट्यूब पकड़कर अटका हुआ था। एनडीआरएफ की बोट देखकर दोनों भाई मदद के लिए आवाज लगाते हैं और फिर उनका रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों को अब बोट में जो है वो चढ़ाया जाएगा। इन लोगों को लाइफ जैकेट जो है दी जाएगी। ये लाइव रेस्क्यू आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू करने की कोशिश जो है इन लोगों को की जाएगी। अब ये देखिए एक टायर की जो ट्यूब है उस पर ये लोग टिके हुए हैं। अब इन लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। टायर की ट्यूब जो है वो उनके लिए एक वरदान साबित हुई। ये बाढ़ के पानी में जो है वो फंस गए थे। अब इन लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने जो है वो बचाया है। हरमीत सिंह जब बोट पर सुरक्षित आ जाते हैं तो संवाददाता सचिन उनसे पूछते हैं कि आखिर वो दोनों भाई यहाँ कैसे फंस गए थे। यहाँ पानी की लोड बहुत ज्यादा है ना। हाँ नहीं, हम आए थे, सुबह आए थे इधर। हाँ घर को देखने आए थे, इधर चोरी होती है ना, तो इसीलिए देखने आए थे। सर जो इधर से आए तो लोड कम थी, तो जब इधर जा रहे हैं तो पैर फिसल रहे थे। तस्वीरें पंजाब के फाजिल्का से आई हैं। वो इलाका जो बॉर्डर के पास है, लेकिन गांव को जोड़ने वाले पुल पर भी इतना पानी आ चुका है कि अब ट्रैक्टर से भी गांव के भीतर नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ एनडीआरएफ की बोट से ही गांव में मदद पहुंचाई जा सकती है। सतलुज अपने पूरे वेग में है, गांव में बाढ़ है। अब यहाँ पे एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है, भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो बोट्स के जरिए सुनिश्चित की जाए। अब एक मशीन को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ इस पुल को क्रॉस करके, पर यह भी बहुत खतरनाक काम है क्योंकि नदी जो है बिल्कुल पुल के ऊपर से गुजर रही है। तो अंदाज़ा हम इन गांवों में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी का लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनके हालात हैं, किन हालातों में वो लोग रह रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उस गांव में पहुंचे जो पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तस्वीरों में आपको फेंसिंग भी साफ दिखाई दे रही होगी।
लेकिन ये गांव टापू बन चुका था, जहां खेत खलिहान से लेकर घर और सरकारी इमारतें तक सैलाब में समाई हुई हैं। मातम नगर गांव जो है, दरअसल चारों तरफ कोई जगह ही नहीं बची है इस गांव में जहां पानी ना हो। चारों तरफ से इस तरह से सतलुज ने घेर रखा है इस गांव। सामने देखेंगे आप, एक सरकारी बिल्डिंग है, सामने जो है खेत हैं, खलिहान हैं तमाम किसानों के, पर सब कुछ डूबा है। तो ये सरहदी गांव है, पाकिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ ये गांव मातम नगर फाजिलका ज़िले में। इन गांवों का संपर्क जो है, जो दो पुल हैं असल में जो जोड़ते हैं, वो भी पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पे जो राहत सामग्री है वो भी उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुँच पा रही है जितने बाकी बाढ़ ग्रसित ज़िले हैं उनमें जो है पहुँच रही है। ये तो पानी हमारे यहाँ 15-20 दिन और जाने वाला नहीं। जो ये फसलें थोड़ी बहुत दिख रही है ये भी खराब हो जाएगी, ये फसल भी बिल्कुल खराब हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचना। ठीक सुना आपने, खून पसीने से सींची गई किसान की फसल को बाढ़ ने ऐसा डुबोया कि कुछ नहीं बचा। धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, पंजाब जहां के गांव में खेत खलिहान की खुशबू होती है, वहां सिर्फ बाढ़ की बर्बादी है। पंजाब वो राज्य है जो देश की एक बड़ी आबादी का पेट भरता है। गेहूं और चावल के उत्पादन में पंजाब अग्रणी है। पंजाब अकेले देश के गेहूं का 22% और चावल का 13% उत्पादन करता है। पंजाब में धान की फसल तैयार थी, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फसल किस तरह से बर्बाद हुई है उसे आप देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक वीडियो के जरिए समझिए, जो पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान पंजाब के अमृतसर में मौजूद थे, जहां किसानों से वो उनकी फसल का हाल पूछ रहे थे। कितने दिन से डूबी है ये? 26 तारीख की डूबी है। 26 तारीख से अब तक डूबी है। आज पानी फिर चढ़ गया सर। आज पानी फिर बढ़ रहा है। आज बढ़ रहा है अभी पानी। 2-2.5 फुट बढ़ गया। 2-2.5 फुट बढ़ गया पानी फिर। अरे जड़ देखो, अब ये तो जड़ खत्म हो गई। ये देखिए, अब ये बाहर नहीं निकलेगा सर। ये 2-3 दिन में सब गिरने शुरू हो गया, अभी गिर जाएगा सर। गिरना शुरू हो गया, ये खत्म हो गया सर। कई इलाकों का शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर से दौरा किया। और फिर जिन गांवों तक ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकता था, वहां एनडीआरएफ की बोट से कृषि मंत्री पहुंचे। इस वक्त हम गुरदासपुर के मकौड़ा गांव के अंदर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो हैं खुद यहाँ पर दौरा करने के लिए आए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और पूरा का पूरा जो गांव है वो जलमग्न हो चुका है और ये जो खेती है आपको नजर आएगी, यहाँ पर पूरे तरीके से पानी भर चुका है, फसलें जो है बर्बाद हो चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि पंजाब को बहुत बड़ी चोट लगी है, लेकिन इस राज्य की हिम्मत और यहाँ के लोगों के हौसले को वो सलाम करते हैं, जो हर संकट में लड़ने का जज्बा रखता है। ये जख्म ऐसा है बाढ़ का जिसको भरने में समय लगेगा। लोग परेशान हैं, लेकिन मैं एक तो पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूँ। जिस ढंग से लोग ट्रालियां और ट्रक भर भर के ला रहे हैं भोजन बाकी सामान, वो सचमुच में अद्भुत है और यहाँ की लोगों के हिम्मत को मैं प्रणाम करता हूँ। इतने बड़े कष्ट के बाद भी मतलब मेरा मन व्यथित है, लेकिन ये हिम्मत है पंजाब की कि उन्हें हिम्मत नहीं हारी और यही हिम्मत सबसे बड़ा संबल है। पंजाब का हिम्मत और हौसला ही तो है कि वो सिर्फ एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि मुश्किल हालात से निपटने के लिए रास्ता भी ढूंढते हैं। इस पानी को पार करना आसान नहीं, खासकर बुजुर्गों के लिए, लेकिन रिलीफ का ट्रक पहुंचा है तो पूरा गांव अपने भूखे मवेशियों के लिए चारा लेने निकल पड़ा है।
सामने आप देखेंगे लोग जो हैं सिर पे जो है रख के बोरियां ला रहे हैं। ये पशुओं का चारा है। असल में जो सामने ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं उनमें जो रिलीफ मटेरियल आया है उसको ये लोग तमाम लोग जो हैं ला रहे हैं। और इस शख्स को देखेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि असल में कितना बड़ा मुश्किलात में इनका जीवन है। इस वक्त पाँव सही तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं ये शख्स जो है। ये देखिए तमाम जो है बिल्कुल ध्यान से इनको जाना पड़ रहा है। ये देखिए सामने औरत है, सिर पे 2 बोरियां हैं। ये देखिए आप, ये नौजवान जो है ये जाने की कोशिश कर रहा था मगर गिर गया है। ये देखिए पंजाब के जिन हिस्सों में एनडीआरएफ की बोट नहीं पहुंच पा रही है वहां की तस्वीर देखिए। गांव में फंसे लोगों की मदद के लिए इस तरह से जुगाड़ करके रास्ता निकाला गया है और उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ये अपना बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी। सीएम भगवंत मान ने पंजाब में आई बाढ़ को 1988 में आई बाढ़ से भी भयानक बताया है। इस वक्त हम अमृतसर के घोनेवाल गांव में मौजूद हैं और इस गांव की अगर हालत आपको दिखाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको पानी के अलावा यहां पर कुछ नजर नहीं आएगा। इस वक्त मैं सड़क पर जरूर खड़ा हूं लेकिन मेरे आगे भी सड़क थी जो पानी की वजह से बह चुकी है और गाँव का संपर्क एकदम टूट चुका है, यानी कि अब गाँव में कोई आ जा नहीं सकता। पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में गुरदासपुर, मानसा, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर और तरनतारन है। लोगों की बात करें तो पंजाब की करीब 3.5 लाख की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। दरअसल पिछले महीने पंजाब में असामान्य तौर पर भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश से आए पानी ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। सतलुज, ब्यास और रावी ने मिलकर कहर बरपाया और नतीजा ये हुआ कि नदियों के तटबंध टूट गए और सैकड़ों गांव, खेत सब पानी में समा गए। मुश्किल यह है कि खाद्य उत्पादन की रीढ़ माने जाने वाला पंजाब बाढ़ में डूबा है तो उसका असर देश पर महंगाई के तौर पर पड़ेगा। पहाड़ तो पहले ही तबाही से करहा रहे थे, लेकिन अब पंजाब के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद तमाम नदियां अपने रौद्र रूप में है, जिसे देखकर इंसान सहम गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सटे इलाकों की हैं, जो पूरी तरह से बाढ़ में समाये हुए हैं। पंजाब में सतलुज तो कश्मीर घाटी में झेलम नदी की तस्वीर डरा रही है। जम्मू कश्मीर का बडगाम झेलम के कहर को झेल नहीं पाया और नदी का पानी मकानों को डुबोने की जिद पर आमादा दिखाई दे रहा है। मकानों की पहली मंजिल बाढ़ में समा चुकी है। खतरे के निशान को पार कर चुकी झेलम इतने गुस्से में दहाड़ रही है कि क्या मकान और क्या सड़क, हर तरफ बस त्राही त्राही है। इस समय हम चकशाली टेंगन में मौजूद हैं, जहां पे ये बाढ़ का पानी तेजी के साथ उस रिहायशी इलाके की तरफ जाता है जिसको कश्मीर श्रीनगर का लसजन नौगाम बेल्ट कहते हैं। काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है लो लाइंग एरिया है, इसीलिए यहाँ पे इतनी तेजी से पानी का जमाव जो हो रहा है। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ जो प्रशासन है उनका ये कहना है कि तकरीबन 200 फीट का जो एक ब्रीच है यहाँ पे हुआ है, जिसके कारण भारी मात्रा में पानी इस समय इस रिहायशी इलाके की तरफ घुस रहा है, जिसके कारण हजारों की संख्या में जो मकान है वो इसकी चपेट में आए हैं। झेलम के तांडव की दूसरी तस्वीर पुलवामा के पंपोर से आई है, जहां तेज बहाव के आगे तटबंध टूट गया और बाढ़ का पानी जम्मू श्रीनगर हाईवे तक पहुंच गया। कश्मीर घाटी में हालात क्या हैं, उसे आप इस बात से समझिए कि बाढ़ में डूबे बडगाम से 9000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अब मौसम विभाग से जो ताज़ा अपडेट आया है वो गुजरात के लिए अलर्ट है, क्योंकि 4 से 6 सितंबर यानी आज से लेकर अगले 2 दिन तक गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी के साथ भारत की बात पे मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।